ऑफ यू आवाज सुनाई दे रही है सबको मेरी? इज इट ऑडिबल और नॉट? आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर, गुड मॉर्निंग मनाली, अद्वैत, पृथ्वीराज एंड 1 सेकेंड। हाँ, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग श्रावणी, गुड मॉर्निंग सिद्धि, सार्थ, वैभवी, आदित्य मयेकर, मनाली, अद्वैत, पृथ्वीराज। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का। सार्थ, तो कल आपने जो पढ़ा था वो था आपका आयनिक जो करेक्टर्स हैं, आयनिक करेक्टर को बताते हैं। ध्यान रखना एक चीज और है इसमें कि जितना आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आयनिक बॉन्ड अगर ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो स्टेबिलिटी भी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। कल हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे। फैक्टर में पहला पॉइंट था, देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग किस चीज को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एप्सिलॉन होती है। इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू ब्रेक डाउन। आपने क्या करना है कि जो सॉल्वेंट की टेंडेंसी होती है, सॉल्वेंट की टेंडेंसी है किसको न्यूट्रलाइज करने की? टू न्यूट्रलाइज। किसको न्यूट्रलाइज करना है? आयनिक बॉन्ड है, जो आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसमें वाटर का हमने देखा सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। वाटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 80। दैट इज व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक था। इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट इसमें पढ़ा था साइज ऑफ आयन। पहला पॉइंट था इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेकंड पॉइंट था इसमें साइज। साइज के लिए मैंने आपको बताया था, एक टर्म से ज्यादातर याद कर लो कि साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, देखो ये इसका क्या है, डिमेरिट्स आ गए। थर्ड पॉइंट आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइज करना मतलब कि किसी को डिस्टॉर्ट कर देना। तो पोलराइजेशन होता है जो पोलराइजेशन ऑफ एनायंस। एनायन का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, एनायन का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, डीमेरिट्स है जो हमने अभी बताया था, उसको ये रूल फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस आ गया इसका। जो हमने अभी तक रूल बनाए थे इसमें ये एक्सेप्शनल केस है। पोलराइजेशन का मतलब होता है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे फैजान रूल में, लेकिन जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और पोलराइजेशन का मतलब होता है साइज ऑफ एनायन। अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे इसके ठीक आगे। तो इसमें इसमें क्या होता है, देखो, जैसे AgF, AgCl, AgBr और AgI, आपके पास 4 पॉइंट है। अब देखो एनायन का साइज सबसे ज्यादा किसका है? इसको मैं थोड़ा सा पास लिख देता हूं, AgI। अब देखो एनायन का साइज, साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज सबसे ज्यादा I है, फिर Br है, फिर Cl है और लास्ट में F। तो जिसका ज्यादा साइज होगा उसका, हाँ, बॉन्डिंग ज्यादा होगी। वेरी गुड। स्क्रीन, हाँ, स्क्रीन के बाहर जा रहा है उसे फिर मैं अंदर ला रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ी देर में अंदर पहुंच जाएगा। तो I माइनस Br माइनस Cl माइनस और F माइनस। तो जितना साइज क्या होगा, बड़ा होगा, उतना क्या है, इसकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये होगा। हाँ, वेरी गुड, सही कहा था मनाली। फर्स्ट वन सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये हो गया। ठीक है।
जबकि हमने क्या कहा था कि जो तो ये सॉल्युबल AgF इज मोर और AgI क्या होगा, सबसे लेस सॉल्युबल हो जाएगा। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो जितना बड़ा साइज होता है उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ी सी देर में हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसे ऐसे लिख लो कि इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से क्या होगा, जो सॉलिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था एक रूल आएगा, फैजान रूल। फैजान रूल इन सारी चीजों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसे लिख लो, इसके जस्ट नेक्स्ट हेडिंग ही फैजान रूल है। तो वहां पे पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पोलराइजेशन के बेस पे। नेक्स्ट देखो इसमें आयनिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज आयनिक रिएक्शन। कई बार क्या होता है, आयनिक रिएक्शन की वजह से सॉलिबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसी है। तो जो आयनिक रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कौन इन्वॉल्व होंगे, आयंस इन्वॉल्व होते हैं। द रिएक्शन इन विच आयंस आर इन्वॉल्व, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शन। और ये बहुत फास्ट होती है। रीजन क्या है इसका, कि प्लस माइनस को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो कई बार क्या होता है, ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन में सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। AgNO3 है प्लस NaCl है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके दो आयंस हैं, ये दो आयंस में टूट जाएगा, Ag प्लस में और NO3 माइनस में। ये भी NaCl दो पार्ट में टूट जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस। अब क्या होगा, देखो इसका प्लस इसके माइनस के साथ कंबाइंड होगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ कंबाइंड होगा। तो ये कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड बनेगा आपका AgCl प्लस NaNO3। ये कंपाउंड बनेगा देखो AgCl एंड NaNO3। अब क्या होता है, जो AgCl होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। तो इनको मिला के क्या हुआ, ये इनसॉल्युबल हो गया। जो ये पार्ट बना ये इनसॉल्युबल पार्ट बन गया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कोई कंपाउंड पे भी डिपेंड करेगा। सपोज करो आपने किसी दो चीज को मिलाया और एक ऐसी चीज बन गई जो इनसॉल्युबल होगा, तो AgCl इज इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे भी सॉलिबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ पे ओवरऑल मिक्सचर कंक्लूजन क्या निकाला हमने, कि इस केस में सॉलिबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये कई बार रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो दिस इज कॉल्ड आयनिक रिएक्शन। इसे लिख लो आप लोग। अभी बहुत सारे रिएक्शन आएंगे तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। साइन इस तरीके से दिखता है, मींस क्या हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो। रिटर्न लिख लिया सब लोगों ने। कभी भी आयनिक रिएक्शन होगा तो देखो प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ होगा। ये कंपाउंड कैसे बनेंगे, वैलेंसी के बेस पे। Ag की वैलेंसी होती है +1 और NO3 की होती है -1। सिल्वर नाइट्रेट। Na की होती है +1, Cl की होती है -1। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं, 2 3 4 5। ये क्लियर हो गया। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिएक्शंस आती रहती हैं, बहुत सारी रिएक्शन आएंगे अभी। अब देखो इसमें नेक्स्ट आपका जो आता है, एक और पॉइंट इसमें बता देता हूँ, स्क्रीन का थोड़ा राइट। हाँ हाँ पृथ्वीराज, डोंट वरी। देखो एक और इसमें आता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी,
थर्मल का मतलब होता है हीटिंग करना, थर्मल स्टेबिलिटी। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। थर्मल का मतलब हर हमेशा होता है हीट से। अगर आपने हीट दी तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आप हीटिंग करते रहो तो हीटिंग करने के बाद भी कोई कौन ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है। हीटिंग करने के बाद भी कौन ज्यादा स्टेबल है, दिस इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी के केस में क्या होता है, सिंपल सा फंडा है। देखो, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। या जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन रहा है, हाँ इसको नेक्स्ट फैक्टर लिख सकते हो आप लोग। सॉलिडिटी का अपोजिट हो गया ये, इसको नेक्स्ट पॉइंट ही बना लो, इसको नेक्स्ट पॉइंट ही बना लो। फैक्टर्स हटा दो अब, फैक्टर्स में केवल 4 ही फैक्टर हैं बस। इसको एक नेक्स्ट पॉइंट बना दो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा अभी कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि थर्मल स्टेबिलिटी को अरेंज करो। तो वो क्वेश्चन आपको दे दिया था किसमें, क्लासिफिकेशन में। और वो क्वेश्चन जनरली किसका है, वो क्वेश्चन है आपका केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हीटिंग करने के बाद भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना स्टेबल ज्यादा होगा। यानी जितना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। हाँ उस पे अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके जस्ट आगे है। हाँ पूरे जो फैक्टर है उसमें 4 ही फैक्टर हैं बस। देखो, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, जितना जितना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। फैक्टर्स में केवल 4 ही पॉइंट है जो पहले बताए आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, साइज, थर्ड वन था पोलराइजेशन वाला, एंड फोर्थ वन इज आयनिक रिएक्शन। तो फैक्टर के 4 ही पॉइंट है, ये सेपरेट पॉइंट है। तो इसमें ध्यान रखो, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि हीटिंग करने के बाद भी वो स्टेबल होगा, यानी वो डिकम्पोज या ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जनरली लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग। इसके एक एक टर्म्स को याद करो और बहुत अच्छी तरह से याद करो ताकि दिक्कत ना आए आपको। इसमें देखो, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of, in increasing order of, increasing order of their thermal stability, their thermal stability, increasing order of their thermal stability। देखो, arrange the following in increasing order of their thermal stability, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी के टर्म्स में लिखना। अब देखो क्वेश्चन आपको दे दिया उसने BeCO3, दूसरा दे दिया यहाँ पे MgCO3, थर्ड वन दे दिया उसने CaCO3, और नेक्स्ट वन दे दिया SrCO3। ये है 1 2 3 4। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा? हाँ वेरी गुड पार्थ, आयुष, वैभवी, अदिति, वेरी गुड। और सार्थ, अंश, गांधी। देखो क्लियर है, कोई क्वेश्चन में सोचो ही मत, एकदम से क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अनुजा बिल्कुल सही है, जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना मजबूत होगा वो। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये आपको मैंने कल बता दिया था काफी कुछ।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैजान रूल। मनाली बिल्कुल सही है, यस। तो अब आते हैं हम लोग फैजान रूल। ठीक है, फैजान रूल क्या कहता है? तो ये देखो, ये ऑर्डर क्या होगा, ये ऐसा ऑर्डर होगा, यानी 4 का सबसे ज्यादा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1। कल हमने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। लैटिस एनर्जी हमने बार बार आपको शो किया था। तो जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा वही थर्मल स्टेबिलिटी है। सीधी सी बात है, जो जितना मजबूत होगा, अगर आपको मैंने यहाँ पे आयरन दे दिया, दिस इज आयरन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई सॉफ्ट मेटल दे दिया आपको, मरकरी या वगैरह कुछ दे दिया, तो क्या होगा? अगर आप हीटिंग करोगे तो ज्यादा देर तक कौन टिका रहेगा? जिसके बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वो ज्यादा देर तक मेल्ट नहीं होगा, यानी ज्यादा देर तक डिकम्पोज नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड पृथ्वीराज। तो सीधी सी बात है, थर्मल का मतलब हीटिंग। जैसे हमने हीटिंग किया, कौन जल्दी टूटेगा, कौन देर में टूटेगा, तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन जल्दी टूट रहा है? उसका डिसाइड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना क्या होगा? बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब हमने, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस क्या हो गया? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मींस क्या हुआ? जो एनर्जी उसको कंबाइन करने के लिए लग रही है। अगर मैंने कहा ए बी है, और ए बी की लैटिस एनर्जी है 100, और यहाँ पे मैंने दे दिया सी डी, सी डी की लैटिस एनर्जी है 200, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया ई एफ, इसकी लैटिस एनर्जी 300। तो इनमें से सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन सा होगा? ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू दे दी मैंने आपको। वेरी गुड आयुष यादव। सार्थ, सीधा सा देखो, पूरा दिमाग लगाना। अदिति सही है, देवकर राइट है, मनाली, फरेहा, वेरी गुड। केवल क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे? मैंने यही कहा था आपको, सूर्यवंशी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, अपना दिमाग यूज करो कि कोई चीज मजबूत होगी तो क्या होगा? वो टूटेगी नहीं जल्दी से, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और जो क्या होगा, जिसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लैटिस एनर्जी कम हो गई, वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे क्वेश्चंस दूंगा आपको, अभी डिस्कस कम करेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है इसमें। मैं सोच रहा हूँ इसमें एक आध ऑफलाइन भी बनाऊंगा, डिस्कस हम यहाँ करेंगे। ऑफलाइन में आप लोग नोट्स बनाओगे, और उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे लाइव लेक्चर में, ताकि कोर्स भी आगे बढ़ेगा और आपको साथ साथ लर्न भी हो जाए। ठीक है, अब देखो, एक रूल आया था फैजान। फैजान एक साइंटिस्ट का नाम है, फैजान रूल। फैजान ने दिया था इसे, गिवन बाय फैजान, इसका पूरा नाम, इन 1923 में। अब देखो, ये एक बात कहता है, सपोज करो आपने कहा, पहले से लिखना मत, समझ लो, कोई एक पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन, किसी को आप कहते हो कि दिस वन इज गुड और दिस वन इज बैड। आपने कहा कि सपोज करो ए है, ए इज गुड, बहुत बढ़िया है, और बी इज बैड, बेकार है। ठीक है, अब ए गुड है और बी क्या है? बैड है। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जो इसमें गुड है और इसमें बैड है, क्या ये 100% गुड होगा और 0% बैड होगा? क्या इसमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो बेकार हो? क्या ये पूरा का पूरा 100% सही होगा? ए, बताओ, यस और नो? हाँ, वेरी गुड साथ। और इसके अलावा अलाम, कुछ सोचो जरा। देवकर सही है, पृथ्वीराज थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, सिद्धि बिल्कुल सही है, सूर्यवंशी, हर्षिका, फरेहा, यस, निनाद, अंश, गांधी, नो, बॉन्ड इज, हाँ, और आदित्य मयेकर, अलाम, वेरी गुड। तो इसमें ये क्या होता है कि गुड का मतलब क्या हुआ? गुड का मतलब ये हुआ कि उसमें जो गुड की परसेंटेज है, गुड की परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू बैड की परसेंटेज। आप उसमें देखो, उसमें बुराइयां तो होंगी लेकिन अच्छाइयां ज्यादा है। गुडनेस इज ग्रेटर देन बैडनेस। ठीक है,
तो क्या होगा, आप उसे कहोगे ये गुड है, ठीक है। और बैड का मतलब ये नहीं है कि उसमें 100% बैड क्वालिटी है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी भी होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, गुड नहीं है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया, दिस वन इज रॉन्ग। यही कौन कहता है, फैजान कहता है। फैजान भी इसी बात को कहता है। फैजान कहता है देखो, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड है वो 100% आयनिक होगा, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला दिस वन इज आयनिक कंपाउंड तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर होगा। और इसी बात को किसने कहा था, फैजान ने। ठीक है, तो यहाँ पे फैजान रूल है गिवन बाय फैजान इन 1923। ठीक है, अब उसने मेन चीज क्या कही, उसने कहा कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसके पास 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। 100% आयनिक करेक्ट हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ करेक्टर, सम करेक्टर किसके भी होंगे, कुछ करेक्टर इसमें किसके भी होंगे, कोवेलेंट के भी। इसमें किसके करेक्टर होंगे, कोवेलेंट। सम करेक्टर्स इसमें किसके भी हो सकते हैं, कोवेलेंट करेक्टर भी होगा, 100% नहीं होगा। लेकिन यह है कि जो आयनिक परसेंटेज होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोवेलेंट परसेंटेज। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब ये नहीं है कि वो 100% आयनिक है, यानी 100% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। उसमें कुछ परसेंट क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा। दे possess some covalent character, आयनिक कंपाउंड कैन possess, मींस उसने कंक्लूजन क्या निकाला है यहाँ पे, उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड possesses some covalent character। अब ये बात अलग है कि किसी में ज्यादा होगा और किसी में कम होगा, वो बात अलग है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कोई बहुत ज्यादा बेकार होता है, वो चीज अलग है। कोई बहुत ज्यादा आयनिक होगा, बहुत कम आयनिक होगा। लेकिन हर एक आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड possesses some covalent character। तो समझ में आ गया, इज इट क्लियर कि मेन कॉन्सेप्ट क्या था फैजान का। फैजान, अकॉर्डिंग टू फैजान, मेन कंक्लूजन इज दैट कि एनी कंपाउंड possesses सम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब कोवेलेंट कैरेक्टर सबको पता है या नहीं है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर होता क्या है और आयनिक कैरेक्टर होता क्या है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए और इसको आप बहुत अच्छे से समझो। फैजान रूल इंपॉर्टेंट रूल में से एक है। रूल सब इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। अब देखो, आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, आयनिक कैरेक्टर मींस होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कैरेक्टर मींस क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि 100% इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे में चला गया। और कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब ये होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर मींस हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब ओवरलैपिंग टाइप से करना। यहाँ पे मैं एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पे शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, शेयर करेंगे तो इस तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये ऑर्बिटल आपस में क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। तो वो कहता है कि ये 100% ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें क्या है, कुछ शेयरिंग भी हो जा रही है, कुछ ओवरलैपिंग भी हो जा रही है। और इसी को उसने अभी जो वर्ड मैंने यूज किया था, पोलराइजेशन, यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। अब इसको टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसने कहा कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो पोलराइजेशन आपको क्या बताएगा,
कोवेलेंट कैरेक्टर को बताएगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो फाइनली उसने कहा कि क्यों ना हम पोलराइजेशन कैरेक्टर को निकालेंगे और जिससे हमें कोवेलेंट कैरेक्टर का पता चलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको कि आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन वो कहता है 100% ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि उसमें शेयरिंग हो जाती है या ओवरलैपिंग हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन, होता क्या है। तो पोलराइजेशन आपको किसके बारे में बताएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। तो अब हम यहां से आते हैं कि व्हाट इज पोलराइजेशन। यहाँ पे हम 3 टर्म्स का स्पेशल मीनिंग करते हैं और फैक्टर्स करते हैं बस। तो आपको मेन चीज क्या बताता है, फैजान रूल। फैजान रूल का मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको टेल करेगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। ये आपको क्या एक्सप्लेन करता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी कंपाउंड, और कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी कंपाउंड में क्या होगा, पोलराइजेशन। तो इसमें पहले 3 वर्ड को हम डिफाइन करते हैं। देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब मेन क्या हो गया, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। एंड सेकंड वन इज पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और थर्ड पॉइंट इज पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। अब देखो, पोलराइजिंग पावर हर हमेशा किसकी होगी, कैटायन की। इसे लिख लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। और पोलराइजिबिलिटी किसकी होगी, एनायन की। पोलराइजेशन क्या एक फिनोमिना है, दिस इज अ फिनोमिना। ठीक है, एक प्रोसेस है। तो पोलराइजेशन एक प्रोसेस है, उसमें क्या होगा, कैटायन की पोलराइजिंग पावर देखी जाएगी और एनायन की पोलराइजिबिलिटी देखी जाएगी। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, लिख लिया होगा। अब मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं कि जितना देखो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, इसका ध्यान रखना। यानी इन टर्म्स को बताने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली मैं किसके बारे में बता रहा हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, यानी आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं, लिख लिया सबने। पोलराइजेशन एक फिनोमिना है, पोलराइजिंग पावर कैटायन की होती है और पोलराइजिबिलिटी एनायन की होती है। अब 1 बाय 1 इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पोलराइजेशन होता क्या है, पहले से समझ लो आप लोग। पोलराइजेशन में होता क्या है कि सपोज करो ये प्लस चार्ज है, दिस इज कैटायन। जैसे सपोज करो शॉपकीपर हो गया, ये दुकानदार हो गया कोई, लाइक फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं, और ये हो गया आपका एनायन, दिस इज एनायन। अब क्या होगा, देखो ये हो गए जो उसके कस्टमर। अब क्या करेगा शॉपकीपर, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि देखो इसको ये प्रोडक्ट खरीदो आप लोग, ये बहुत सस्ता है मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करता है, जो कैटायन होता है, ये कैटायन क्या करेगा, देखो जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या कहता है कि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ इसके पास आ गया। लेकिन वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन आने के साथ साथ जो प्लस है वो क्या करता है, इसकी पूरी ज्योमेट्री को भी बिगाड़ देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, पोलराइज कर देता है। पोलराइज का मतलब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन अट्रैक्ट करेगा, कैटायन। किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को। तो इसमें क्या होगा, देखो मेरे ख्याल से कितने मिनट बचे हैं, चलो देखते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कैटायन ने किसको अपनी तरफ खींचा, एनायन को। अब ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर देगा।
तो यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो इस डिस्टॉर्शन को ही हम क्या कहते हैं, पोलराइज करना। पोलराइज का मतलब क्या हो गया, मेन डिस्टॉर्शन करना। डिस्टॉर्शन, बिगाड़ देना ज्योमेट्री को, डिस्टॉर्ट कर दिया। कैसे डिस्टॉर्ट किया, देखो ये पूरा शेप है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। प्लस वाला हर हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो प्लस में कौन होता है हर हमेशा, कैटायन, और माइनस में कौन होता है, एनायन। तो क्या करेगा, ये एनायन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसीलिए जो कैटायन होता है, इसकी होती है पोलराइजिंग पावर। ये कितनी पावर से इसे खींच रहा है, जितनी पावर से इसे खींच रहा है उसे कहते हैं इसकी पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट। रियल लाइफ में भी, हाँ रियल लाइफ में भी ऐसी होता है, आगे आपको बताता हूँ। तो वो कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो इसको डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ये डिस्टॉर्शन को ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। डिस्टॉर्शन किसका हो रहा है, डिस्टॉर्शन ऑफ द सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिमेट्रिकल, देखो पहले क्या था, सिमेट्रिकल था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड ऑफ एनायन। जो सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा था आपको, बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा था। जैसे ये एनायन कैटायन आया, इसने इसको क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है, लेकिन जैसे इसने यहाँ देखा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। इसने खींचना स्टार्ट कर दिया ना, इसकी ज्योमेट्री को इसने बिगाड़ दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। तो इसकी जो ज्योमेट्री है उसे डिस्टॉर्ट कर देना, बिगाड़ देना पूरी तरीके से। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, डिस्टॉर्शन किया ऑफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन का बिल्कुल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, आपने उसे डिस्टॉर्शन कर दिया। और ये किसने किया, बाई कैटायन। ये काम किसका है, ये काम है कैटायन का। कैटायन ने क्या किया, डिस्टॉर्ट कर दिया, बिगाड़ दिया ज्योमेट्री को। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब डिस्टॉर्ट कर देना, बिगाड़ देना। जैसे आप लोगों ने कुछ बेकार काम किया और कोई दूसरा आया, उसने क्या किया, एक पंच किया और ये डिस्टॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने क्या किया कि ये कैटायन आया और इसने इसकी ज्योमेट्री को क्या किया, बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया, बिगाड़ दिया। क्लियर हुआ, पोलराइजेशन का मतलब डिस्टॉर्शन। मेन है डिफॉर्मिंग, यानी शेप को चेंज कर देना, अलग कर देना। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये जो फिनोमिना होती है इसे कहते हैं पोलराइजेशन। क्लियर हो गया, पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, डिफॉर्मेशन या